आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नरेश कुमार। जैसे आपसे मैंने वादा किया था कि बोर्ड एग्जाम में आपका कंप्लीटली सभी पार्टों का मैं पास्ट रिवीजन करवा दूंगा और उसी को लगातार उसी बात पर रहते हुए अडिग रहते हुए मैं लगातार अपने YouTube चैनल पर लगभग 8 से 10 पार्टों की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। क्योंकि अभी भी नहीं देखिए ना बेटा तो कन्फर्म अभी भी आपके पास समय है 2 दिन का। लगातार बिना कुछ स्किप किए बढ़िया पोजीशन बैठ जाइए और आराम से पूरे के पूरे वीडियो को देख लीजिए। अभी आप देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ यार अब मेरे को साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं रोज पार्ट नंबर 13। क्या नाम है इसका? नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। अब बेटा इस पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? बहुत आसान है। कितने नंबर का है? नंबर भी कितने बताओ? अंक 5। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये वीडियो देखने के बाद में आपके 5 नंबर नहीं कटने वाले। तो देखो नंबर 1 इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे पारितंत्र। नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा उत्पादक। नंबर 3 पढ़ेंगे उपभोक्ता। नंबर 4 पढ़ेंगे बेटा आहार श्रृंखला। और नंबर 5 पढ़ेंगे मेरे मित्रों आहार जाल या खाद्य जाल। और नंबर 6 पढ़ेंगे बेटा ओजोन परत का सह और निर्माण। और नंबर 7 पढ़ेंगे बेटा कचरा प्रबंधन। ये सब तो पॉइंट आपने देख लिए तो आपके पास आगे 5 नंबर। और बहुत आसान सा पार्ट है, सबसे आसान सा पार्ट यही है और वो भी थ्योरी वाला। तो आपको भी सर थ्योरी को भी इतना अच्छा पूरी थ्योरी है उसको भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा। चलो देखो नंबर 1 पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र देखो मैंने क्या लिया बेटा? मैंने अपने ले लिया मिट्टी। क्या ले ली? मिट्टी। ठीक है, या मर्दा है मिट्टी या मर्दा। अब ये मिट्टी बताओ मर्दा क्या है? निर्जीव हाँ। चलो मैंने इसके अंदर उगा दिया एक बीज। क्या उगा दिया? बीज। ये बीज बो दिया। तो बताओ बीज जैसे बोया तो बताओ जैसे ही बीज बोया ना तो बताओ क्या होगा? कुछ समय पश्चात ये नमी पाकर क्या है? नमी और पोषक पदार्थ पाकर क्या करेगा? अंकुरित होगा। और जैसे ही ये अंकुरित हुआ एक छोटा सा पौधा बना। ये छोटा सा पौधा बना देते हैं। चलो ये छोटा सा पौधा बनना स्टार्ट हो गया। ये इधर से जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई। और कुछ समय पश्चात में क्या होगा? ये पौधा क्या हो जाएगा? बड़ा। क्या ऐसा हो गया? क्या पौधा हाँ कई सालों के बाद मान लेते हैं ऐसा हो जाता है। हुआ नहीं हुआ? तो बता यहां पर ये जो मर्दा थी वो क्या थी? निर्जीव। और जो पौधा बन रहा है वो क्या है?
सजीव, है ना। और दोनों के बीच में क्या होती है, अनन्य क्रियाएं। क्या होती है, अनन्य क्रियाएं होती है। उन अनन्य क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, पारितंत्र। यानी सजीव और निर्जीवों के बीच में होने वाली अनन्य क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। तो क्या परिभाषा हो गई, बहुत आसान सी परिभाषा है। बोलो, सजीवों एवं निर्जीवों के बीच होने वाली अनन्य क्रियाओं को ही के संबंध से, क्रियाओं के संबंध को पारितंत्र कहते हैं, तंत्र कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। क्या काम है, सजीवों और निर्जीवों के बीच होने वाली अनन्य क्रियाओं के संबंधों को ही क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। तो बताओ, पेड़ में अंकुर क्या कहा था, पर बीज से पेड़ बन गया, और पेड़ के ऊपर क्या होगा, कई सारे जीव आश्रित हो जाएंगे। तो एक पारितंत्र बना कि नहीं बना पूरा। तो उनके संबंधों को क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। आगे भाषण में पारितंत्र की। फिर इसके बाद में आता है क्या, उत्पादक। क्या आता है बेटा, उत्पादक। चलो ये लिख देता हूं, उत्पादक की परिभाषा भी ये आ जाता है, उत्पादक। ये क्या हो गया, पारितंत्र। अब आता है उत्पादक। चलो अब मुझे बताइए, उत्पादक जैसे पौधा था, इसने पेड़ जमीन से काटकर मृदा से जल और खनिज को अवशोषित किया, और अवशोषित करके क्या हो गया, ये अंकुरित हो गया। और अंकुरित हो गया तो बताओ, ये भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहेगा क्या, या खुद का भोजन खुद बनाएगा? तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं ना, वो स्वयं का भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक। क्या कहा जाता है, उत्पादक। तो क्या कहेंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक कहते हैं। कौन कौन आता है, जैसे आप कहोगे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, नीलहरी शैवाल आदि। ये हो गया, उत्पादक हो गया। अब आती बात उपभोक्ता। क्या आती है, उपभोक्ता। जो 3 तो खत्म हो गया ये मालूम। अब आती बेटा क्या, उपभोक्ता। उपभोक्ता। तो देखो, उपभोक्ता, उपभोग करने वाले, यानी कि बेटा ऐसे जीव जो अपने भोजन किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या होते हैं, उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। क्या कहेंगे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों या उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। सॉरी, गलत। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से, यानी कि उपभोक्ताओं से तथा उपभोक्ता से, उत्पादकों से करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। तो क्या कहेंगे परिभाषा में, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे
जीवों तथा उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहा मैंने? जैसे ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं तथा उत्पादों से प्राप्त करते हैं, दोनों से, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। अब उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उपभोक्ता? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक शाकाहारी, दूसरा आएगा मांसाहारी और तीसरा आएगा सर्वाहारी। उपभोक्ता कितने प्रकार के हैं? 3। पहला कौन सा है? शाकाहारी। ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी उपभोक्ता। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें मांसाहारी। और ऐसे जीव जो अपना भोजन सभी जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी शाक से भी करते हैं और मांस से भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। तो तीनों प्रकार आ गए। शाकाहारी आ गया, दूसरा कौन सा गया? मांसाहारी, और तीसरा हो गया सर्वाहारी। आगे बात समझ। अब आती बात आगे की तरफ। अब आता है बेटा अपमार्जक। क्या होता है अपमार्जक? जैसे अपन देखते हैं ये जंगल है, ठीक है, पेड़ है, तो पेड़ अच्छा नहीं बना ना, मान लेते हैं ये पेड़ है, चलो देखो ये पेड़ है, ठीक है, ये मान लेते हैं, है ना। ऐसे क्या होते हैं? कई सारे पेड़ पौधे हैं। अब बताओ कई सारे पेड़ पौधे हैं तो अपन देखते हैं जब इनमें से क्या होता है? कुछ जीव क्या हो जाता है? कुछ जीव किसी कारणवश मर जाता है। अब मान लें कि कोई जीव यहां से मर गया, जैसे कौवा मान लेते हैं, या कोई जैसे खरगोश मान लो, या इसमें कोई गाय वगैरह आ रही है तो गाय मान लो। तो ये क्या हो जाते हैं? कुछ जीव क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अभी मर गए क्या होंगे? सड़ेंगे, गलेंगे, तो क्या होंगे? क्या होंगे? सड़ गल कर क्या कहते हैं? वातावरण प्रदूषित करेंगे। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जब ये जीव मर जाते हैं ना, तो ये मरने के बाद इनके शरीर को क्या कर देते हैं? भक्षण करके नष्ट कर दे, खाकर नष्ट कर देते हैं। इनके मरे हुए शरीर को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या नहीं होगा? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? कुछ जीव सड़े गले जीवों को खाकर, कुछ जीव सड़े गले जीवों को खाकर पर्यावरण प्रदूषण को होने से
बचाते हैं ऐसे जीवों को अपमार्जित जीव कहते हैं। जैसे मैंने कहा कौवा, ठीक है, कौवा मान लो कुत्ता वगैरह होते, कुत्ते वगैरह है ना, कुत्ते वगैरह वो, और सियार, गीदड़, लकड़बग्गा आदि, है ना। गिद्ध भी मान लेते हो, गिद्ध भी मान लो, गिद्ध और ले लो, गिद्ध। ये क्या होते हैं, जब जीव जंतु मर जाते हैं ना, तो मर जाने के बाद में क्या करते हैं, उस मरे हुए जीव को क्या कर देते हैं, खा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो सड़ गल कर नष्ट होने से बच जाता है, यानी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है बेटा अपने पास में क्या, अब आती है बेटा अगला टॉपिक है आहार श्रृंखला। अब आहार श्रृंखला क्या होती है, सीधा पता चल रहा है, आहार प्लस श्रृंखला। आहार यानी क्या होता है, भोजन, और श्रृंखला यानी श्रृंखला चैन, यानी भोजन की चैन, यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया कि क्या होता है, प्रकृति में एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, एवं प्रकृति में एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तथा वह जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, अर्थात आहार का स्थानांतरण, एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में स्थानांतरण होता है, स्तर में स्थानांतरण होता है, जिसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। स्थानांतरण होता है जिसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहा मैंने, प्रकृति में एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तथा वह जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, अर्थात आहार का एक कोशी स्तर से दूसरी कोशी स्तर में स्थानांतरण होता है, और इस स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, होता है इस स्थानांतरण की क्रिया से एक श्रृंखला बनती है, ऐसे लिख लो, एक श्रृंखला बनती है जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं।
श्रृंखला कहते हैं। ये हो गया। जैसे जैसे मैंने कहा, माना कि ये पेड़ पौधे हैं, ये छोटे वाले, माना कि ये छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये छोटे वाले पेड़ पौधे हैं, ये लो, इसमें कौन रहता है? हाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे में कौन रहता है? खरगोश। खरगोश, ठीक है। खरगोश का कौन भक्षण करता है? खरगोश को जिसे मानते हैं सियार वगैरह मानते हैं, सियार। और सियार का कौन भक्षण करता है? शेर। तो क्या कहेंगे? देखो, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है तथा वह जीव भी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, अर्थात भोजन का एक पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण होता है। तो इस स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? इस स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? बोलो, आहार श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा मैंने कि एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तथा दूसरा जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, अर्थात उसमें क्या होती है? आहार की एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण होता रहता है, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है? जिस क्रिया को क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला। अभी हमारे पास में हो गई आहार श्रृंखला। आहार, अब आता है आहार श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह का क्रम। ऊर्जा का कैसे प्रभाव होता है? तो देखो, तो बेटा हम जानते हैं कि माना कि ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य से। तो क्या कहते हैं? ये पेड़ पौधे जो जितनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं ना, जितनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा का केवल 1% ही खाद्य पदार्थों के संचय के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि भोजन के निर्माण में केवल 1% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बाकी 99% को तो वैसे ही उत्सर्जित कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? नंबर 1 कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ही उपयोग अपने भोजन के संचय के लिए करते हैं, शेष को वायुमंडल में परावर्तित करते हैं, वायुमंडल में परावर्तित कर देते हैं। यानी 1% ही ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरा जाता है कि आहार श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में बहुत कम ऊर्जाई स्थानांतरित होती है, शेष प्रकृति में विलुप्त हो जाती है, जैसे मान लेते हैं, जैसे
माना कि जैसे कि कोई शेर, अब शेर क्या हो गया, शेर की मृत्यु हो गई, ये मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने पर क्या होगा, मृत्यु होने पर क्या होगा बेटा, कुछ जीव जंतु क्या करेंगे, इसको भक्षण करेंगे, लेकिन कुछ को है ना, कुछ जीव जंतु क्या करेंगे, मरे हुए शरीर से अपना पोषण प्राप्त करेंगे, लेकिन सारे को तो नहीं कर पाएंगे, नहीं। कुछ क्या होता है, इसका जो शरीर है ना वो सड़ गल कर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और जो ऊर्जा है वो कहाँ चली जाएगी, प्रकृति में चली जाएगी। तो बताओ उस मृत्यु होने पर क्या होता है, उसके शरीर का कुछ भाग तो उपयोग में लिए जीव जंतु, बाकी तो सब तो सड़ गल कर नष्ट हो गया। अर्थात इसका मतलब कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला में क्या हो जाता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का कुछ भाग ही स्थानांतरण होता है, बाकी सब तो क्या होता है, प्रकृति में विलुप्त हो जाता है। इसके लिए क्या है, तीसरा नियम आया था 10% का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा ही एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में स्थानांतरित होती है, दूसरे कोशी स्तर में स्थानांतरित होती है, होती है। कितनी परसेंट ऊर्जा, ओनली 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, बाकी 90% क्या हो जाती है, प्रकृति में विलुप्त हो जाती है। फिर चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, जब ये 10% ऊर्जा जा रही है तो धीरे धीरे कम होती जाएगी ना, तो अंत में लगभग 3 से 4 कोशी स्तर में क्या हो जाएगी बेटा, हाँ जल्द जल्द समाप्त हो जाएगी। इसलिए इनमें कितने स्तर बनते हैं, 3 से 4 स्तर बनते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः आहार श्रृंखला में आहार श्रृंखला में एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में ऊर्जा का 10% स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है 10% स्थानांतरण होता है, जिसके कारण ये ऊर्जा 3 से 4 कोशी स्तर में जाते जाते समाप्त हो जाती है। कोशी स्तर में पहुंचते कम हो जाती है, जिसके कारण 3 से 4 कोशी स्तर ही बन पाते हैं, जैसे बेटा मान लेते हैं ये लो 3 से 4 1 2 3 और 4, इसमें क्या हो जाएगा, उत्पादक क्या हो जाएगा, इसमें उत्पादक, इसमें उपभोक्ता, कौन सा, प्राथमिक, इसमें द्वितीय उपभोक्ता और इसमें तृतीय उपभोक्ता। अर्थात निजी जीवों की संख्या ज्यादा थी, धीरे 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 कम होती गई, तो ये क्या होता है, एक पिरामिड के नुमा, कैसे पिरामिड नुमा ऊर्जा का आलेख प्राप्त होता है, जिसे किससे क्या कहा जाता है, आहार श्रृंखला पिरामिड। ये हो गया। फिर आ जाता है बेटा क्या, नेक्स्ट
पोषी स्तर, एक छोटी सी बार मैं उसका अवलोकन कर रहा हूँ। पोषी स्तर क्या होता है, क्या कहा मैंने भी, पोषी स्तर। तो देखो क्या कहा मैंने कि जैसे माना कि ये पेड़ था, ठीक है, इस पेड़ की से ऊर्जा कहाँ गई, बोलो, प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से कहाँ गई, द्वितीय उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता, ऐसे जाएगी। तो देखो प्राथमिक ये होता है उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता और वो तृतीय उपभोक्ता। तो इसके लिए प्रत्येक चरण होते हैं आहार श्रृंखला में, जो ऊर्जा के जो प्रत्येक चरण होते हैं उन प्रत्येक चरण को क्या कहा जाता है, पोषी स्तर। क्या कहा जाता है, पोषी स्तर। तो क्या परिभाषा होगी, आहार श्रृंखला में ऊर्जा के प्रत्येक प्रवाह स्तर या चरण को पोषी स्तर कहते हैं, स्तर कहते हैं। तो ये सब पोषी स्तर है। नंबर कौन से, एक उत्पादक, ये भी पोषी स्तर है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये भी पोषी स्तर है, ये भी पोषी स्तर है। तो क्या कहेंगे, आहार श्रृंखला में ऊर्जा के प्रत्येक प्रवाह स्तर या चरण को, प्रवाह स्तर या चरण को पोषी स्तर कहते हैं। अब आता है एक दो टॉपिक और बचे हैं, आहार जाल, आहार जाल। अब आता है बेटा आहार जाल, इसको ध्यान से पढ़ना, आहार जाल। चलो मैं देखो समझाने का प्रयास करता हूँ, समझना ध्यान से। मान लेते हैं जैसे ये खरगोश है, ठीक है, खरगोश। अब खरगोश को कौन कौन खा रहा है, तो खरगोश को अपन लेते हैं कई सारे जीव, कई सारे जीव। जैसे खरगोश को कौन खा रहा है, सियार। खरगोश को कौन खा रहा है, गीदड़। खरगोश को कौन खा रहा है, गिद्ध। और खरगोश को कौन खा रहा है, कुत्ता, ठीक है ना। फिर इनको भी कौन खा रहा है, इनको भी कई सारे जीव, जैसे कि सांप और शेर, ठीक है। इनको भी, गिद्ध को भी, गिद्ध भी मरेगा तो गिद्ध के मरने से क्या है, कौवा और गिद्ध, ठीक है। ऐसे गिद्ध के मरने से, गिद्ध को कौन खाएगा, कौवा। और छोटे कीट, कीट ऐसे कुत्ते को भी, कुत्ता भी मरेगा ना, कुत्ते के मरने से क्या होता है, कौवा या छोटे कीट। तो देखो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये आहार श्रृंखला थी। तो इस आहार श्रृंखला में प्रत्येक जीव, दो या दो से अधिक, प्रत्येक जीव, ये देखो दो या दो से अधिक जीवों से, दो या दो से अधिक जीवों से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। जैसे कि शेर, मान लेते शेर खरगोश से भी प्राप्त कर रहा होगा, कर सकता है, और सियार से प्राप्त कर सकता है। ऐसे मानो गिद्ध, गिदड़, गिदड़ क्या कर सकता है, गिदड़ सियार से भी अपना पोषण प्राप्त कर सकता है और खरगोश से भी प्राप्त कर सकता है। तो क्या है, आहार श्रृंखला में प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, तथा वह जीव भी किसी अन्य दो या दो से अधिक जीवों से अपना आहार प्राप्त करता है। तो आहार प्राप्त करने के आधार पर एक सीधी श्रृंखला नहीं बनती है। आहार प्राप्त करने के आधार पर सीधी श्रृंखला नहीं बनती, रेडीमेड बनती है ना, सीधी श्रृंखला नहीं बनती, अर्थात शाखान्वित श्रृंखला बनती है। जिसे क्या कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। क्या लिखेंगे, आहार श्रृंखला में
एक जीव दो या दो से अधिक जीवों से अपना आहार प्राप्त करता है वह जीव भी अपना आहार अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं जिसके कारण एक सीधी श्रृंखला न प्राप्त होकर शाकान्वित श्रृंखला प्राप्त होती है। शाकान्वित श्रृंखला प्राप्त होती है जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। ये आहार श्रृंखला हो गई। अब आता है बेटा क्या? अब आता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है? देखो जैव आवर्धन क्या होता है? जब अपशिष्ट जल नालियों और नदियों के माध्यम से महासागरों में चला जाता है। महासागरों में चला जाता है जिसके कारण महासागरों में अपशिष्ट क्या होगा? उसकी तल में जमा जाता है। अपशिष्ट उसकी तलहटी में जमा जाता है। तलहटी में जमा हो जाता है जिसके कारण क्या हो जाते हैं? जिसके कारण क्या हो जाता है? तलहटी में अनेक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तलहटी में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और यह लगातार वृद्धि करते रहते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन। जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। यह दूसरी परिभाषा जैसे किसान कीटनाशी, शाकनाशी है ना, कीड़कनाशी का उपयोग खेतों में करता है
यह मृदा में मिल जाती है। यह मृदा के माध्यम से फसलों में चली जाती है। जहां से उत्तरोत्तर आवर्तित होकर अलग अलग मनुष्यों में पहुंच जाती है, जिसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। ये हो गया जैव आवर्धन, है ना। अब उसके बाद आता है बेटा अगला अब आता है बेटा सेकंड लास्ट टॉपिक है ओजोन परत का क्षय एवं अपक्षय। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से क्या निकलेगी, कौन सी किरणें आती है, यूवी किरणें। बोलो, पहला बैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। ये पराबैंगनी किरणें क्या करती है बेटा, जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है ना, ऑक्सीजन O2, इस O2 को क्या कर देती है, अपघटित करके O+O में बदल देती है। ये O+O क्या करता है, O नवजात ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, O3 का निर्माण करती है। और ये क्या होती है, हल्की गैस होती है, जो कहाँ चली जाती है, वायुमंडल। कहाँ चली जाती है, हल्की होने के कारण क्या हो जाएगी, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर चली जाती है, ऊपरी सतह पर चली जाती है, और जहां पर एक परत का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, ओजोन परत। तो क्या कहेंगे, जब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का अपघटन कर नवजात ऑक्सीजन में बदल देती है, ऑक्सीजन में बदल देती है। ये नवजात ऑक्सीजन यानी ये नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके O3 का यानी ओजोन का निर्माण करती है। जैसे पहले O2 पे क्या आया, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, ये क्या करेगी, O+O में बदल दे देगी। फिर ये नवजात ऑक्सीजन
O2 से क्रिया करके क्या बना लेगा, O3। और ये क्या है, ओजोन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ओजोन है। अब क्या होगा, अब क्या होता है, ओजोन का निर्माण करती है ये ओजोन गैस हल्की होने के कारण वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जाकर जमा हो जाती है, जिसके कारण एक परत का निर्माण होता है, जिसके कारण परत का निर्माण होता है, जिसे ओजोन परत कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। ये परत सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है। नोट, लेकिन 1984 के दशक में अमेरिका द्वारा देखा गया कि ओजोन परत में छेद हो चुका है, ओजोन परत में छिद्र हो चुका है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आ रही है, जिसके कारण त्वचा का कैंसर उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, त्वचा का कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, त्वचा का कैंसर हो रहा है। फिर इसकी रोकथाम तो देखो, रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया, रोकथाम के लिए ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए 1987 में यूनेप का गठन किया गया। इसके अनुसार यह कहा गया कि क्या, कि CFC उत्सर्जित करने वाले रेफ्रिजरेटर को
पूर्णतः पूर्णतः क्या किया जाए बेटा, अवरोध पूर्णतः रोका जाए तथा कंपनियों को आदेश दिया गया कि CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाए गए, रेफ्रिजरेटर बनाए गए। यूनियन का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनियन का पूरा नाम। फिर आता है कचरा। क्या आता है? कचरा। अब आता है लास्ट टॉपिक है बेटा इस पार्ट का, कचरा प्रबंधन। यानी कचरे को फैलने से कैसे बचाया जाए। तो सबसे पहले आता है कचरा। कचरा क्या होता है? कचरा वह अनावश्यक पदार्थ या वह पदार्थ जिनका उपयोग करने के पश्चात जो अनावश्यक वस्तु अनावश्यक पदार्थ बचता है, प्राप्त होता है, जिसे फेंकना अति आवश्यक है, जिसे फेंकना अति आवश्यक है, कचरा कहलाता है। कचरा कहलाता है। अब आता है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन किसे कहेंगे? कचरे को फैलने से बचाना ही कचरा प्रबंधन कहलाता है। अब आता है कचरा कितने प्रकार का होता है? कचरा कितने प्रकार होता है? तो कौन कौन सा? एक आता है जैव निम्नीकरण, करणीय, और एक आता है अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं? पहला और दूसरा। ये लिख देता हूं परिभाषा। बोलो वे ऐसे अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट या कचरा जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है कि अपघटन जाता है, उसे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट या कचरा कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय कचरा
कहते हैं। जैसे जैसे फलों के छिलके, फलों व सब्जियों के छिलके से लिख देता हूं, सब्जियों के छिलके क्या सड़कर कर नष्ट हो जाते हैं क्या? फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके और पेड़ पौधे की पत्तियां ये सड़कर कर नष्ट हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरण। और अजैव निम्नीकरण वे अपशिष्ट जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, उसे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच आदि। ये हो गया। अब उसके बाद आता है बेटा अब आता है अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण को के बचाव के तरीके यानी अजैव निम्नीकरण को कैसे रोका जाए। जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा होता है उसको कैसे रोका जाए, उसके तरीके कौन कौन से हैं? तो उसके कौन से विधान है? अजैव निम्नीकरणीय कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाता है? 5R सिद्धांत द्वारा। 5R सिद्धांत तुम जानते हो कौन कौन सा? 1 2 3 4 और 5। 5R क्या होता है? नंबर 1 कम उपयोग, नंबर 2 पुनः उपयोग, नंबर 3 पुनः चक्रण, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और कौन सा क्या? पुनः प्राप्त करना और एक कम फैलाना। ये 5 है। ये पांचों का उपयोग करके हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को बचा सकते हैं। यानी कचरा प्रबंधन को इस प्रकार से 5R सिद्धांत को अपनाकर अपने अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो कचरा होता है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कम उपयोग, हमें ऐसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उपयोग करना है, कम से कम उपयोग करना चाहिए। जो जैसे कि पॉलिथीन वगैरह उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। दूसरा पुनः उपयोग, हमें ऐसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, है ना, जो क्या कर सकते दोबारा उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह आते हैं उनको दोबारा उपयोग कर लो। पुनः चक्रण, हमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको एक बार काम लेने के बाद दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक वगैरह ऐसी आती है जो क्या होती है बेटा, उसको एक बार उपयोग में करने के बाद दोबारा डाला जा सकता है। पुनः प्राप्त करना, भविष्य में हमें ऐसे उपकरणों का उपयोग करना जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उनको प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं पुनः प्राप्त करना। और कम फैलाना, हम जानते हैं कि जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, कचरा होता है, वो नालियों का अवरोध कर देता है, महासागरों में चला जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मित्रों अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को इन 5R सिद्धांत के द्वारा प्रबंधन किया जा सकता है। मित्रों सबसे छोटा पार्ट है, सबसे आसान पार्ट है और
बिना स्किप के लगातार देखोगे तो आपकी ये 5 नंबर कोई नहीं काट सकता इसमें से। इसलिए मित्रों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बेटा इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसलिए शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, और लाइक, ठीक है, और कमेंट्स आपको ये कैसा लगा उसको भी कमेंट्स में जरूर लिखना है। धन्यवाद।